जिन पर करता है तू क्रोध, जिन पर करता है तू क्रोध, भ्रमित हुए या हैं गुमराह, भ्रमित हुए या है गुमराह, उनके पथ कालू नहीं नाम, उनके महात्मा गांधी से मीटिंग का समय उस दिन निकालता था जिस दिन गांधी का मौन व्रत होता था, और वो उनसे लिखत लिखत में जवाब लेता था। गांधी जी हार करके दुखी होकर के ये कहते जो आपको करना है वो करो, और माउंटबेटन बड़ा खुश होता था, हाँ मैं अपने तरीके से काम कर सकता हूँ, क्योंकि गांधी एक हाई लेवल के डिप्लोमेट थे। उनको जीतना, उनको वर्बली या किसी चीज़ से संतुष्ट करना इतना आसान नहीं था। दूसरा, आम आदमी के ऊपर इतनी पकड़ थी। हालांकि गांधी जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके एक बोल से लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार और लाखों की भीड़ इकट्ठा होने के लिए तैयार। तो ही वॉज नॉट ए कॉमन मैन, वो बहुत बड़ा आदमी था। इसका एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। 3 मैन कमीशन आता है, स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और एक व्यक्ति और था। 3 मैन कमीशन में 3 सदस्य आते हैं। उसमें स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो इनका हेड बना करके यहाँ भेजा जाता है। शिमला में बैठक तय हो जाती है। बैठक होने के बाद तीनों व्यक्ति और महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं को बुला लिया जाता है। उससे पहले वायसराय अपनी कार्यालय की एसी बंद करवा देता है। बोले अभी जैसे गांधी जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल में मीटिंग होनी है, तो एसी बंद कर दो। बैठक हो जाती है। बैठक पे जैसे ही बैठते हैं महात्मा गांधी को प्यास लगती है और पानी मांगते हैं। पानी मांगते जैसे ही नौकर पानी लेने के लिए जाता है तो स्टैफर्ड क्रिप्स उसको रोकता है, कहता है आप रुको मैं लेके आऊँगा। स्टैफर्ड क्रिप्स महात्मा गांधी के लिए पानी लेके आता है और पानी पिलाता है। बैठक ख़त्म हो जाती है। 3 मैन कमीशन वापस चला जाता है, लेकिन इसका मुकदमा बन जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 मैन कमीशन के हेड स्टैफर्ड क्रिप्स ने महात्मा गांधी को पानी पिलाया। इसकी आलोचना की जाती है स्टैफर्ड क्रिप्स की इस मामले में, और यहाँ तक कि ब्रिटिश की संसद में उसको जवाब देना पड़ता है कि ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि ये तो पूरे देश की इज्जत को बट्टा लगाने वाली बात थी। ये कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप वहाँ पूरे इंग्लैंड देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आपने महात्मा गांधी को पानी पिलाया। तब स्टैफर्ड क्रिप्स कहता है कि महात्मा गांधी को पानी पिलाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ हमने उसको फांसी चढ़ा दिया, काला पानी की सज़ा दे दी, जेल में डाल दिया। भगत सिंह खड़ा हुआ, उसको फांसी तोड़ दिया। चंद्रशेखर आज़ाद को खुद को गोली मारने के लिए विवश कर दिया। सुभाष बोस को देश से निकाल दिया। एकमात्र यही ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बीच है, हमारे खिलाफ काम कर रहा है, और हम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और हमने इसको जेल में डाला तो हमें ही छोड़ना पड़ा, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटेन की संसद में ये जवाब दर्ज करता है कि ऐसे व्यक्ति को पानी पिलाना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं गलत नहीं मानता। अगर आप लोगों के पास इस बात का तोड़ हो, जवाब हो, तो मुझे बता दो कि हमारे बीच रह करके, हमारे सामने रह करके हमारे खिलाफ काम कर रहा है और हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, तो ही वॉज नॉट ए कॉमन पीपल। मेरी नज़र में वो साधारण आदमी नहीं है। अब वो कितना नैतिक पहलू उच्च है उस व्यक्ति का, उसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। 1946 में मार्च में दंगे शुरू हो जाते हैं। उस दंगे को रोकने के लिए पंजाब के गवर्नर ने और वायसराय ने 50,000 की आर्मी पूरे पंजाब में लगा दी। उसके बावजूद भी दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यही काम महात्मा गांधी अकेले ने बंगाल में करके दिखा दिया। बंगाल में जाकर के नोआखोली जो जनसंहार हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी बंगाल में गए और लोगों के बीच गली गली घूमे और लोगों को, हिंदू मुसलमानों को एक करने का प्रयास किया, और भूख हड़ताल पे बैठ गए, उपवास करके बैठ गए कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक थाली में नहीं खाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और उसका रिजल्ट ये रहा कि पूरे बंगाल में दंगे रुक गए और हिंदू मुसलमान दोनों आकर के उसकी संध्या की जो प्रार्थना सभा होती थी उसमें आकर के बैठने लगे, और गांधी वहाँ सफल होते हुए नजर आते हैं। तो वो एक नैतिक, जिसका हाई पहलू है नैतिकता का, मानवतावादी का, राजनीतिज्ञ का,
राजमर्मज्ञ का और कूटनीतिज्ञ का वो हमें नज़र आता है। गांधी कोई आम आदमी नहीं था। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपके सामने, जिससे पता चल जाएगा कि महात्मा गांधी क्यों हैं। जैसे मैंने प्रिंसिपल बताया था अहिंसा के सिद्धांत का, उसका पहलू है कई लोग, हमारी युवा पीढ़ी जो आज भी गांधी जी को कई ये मानते हैं कि गांधी जी अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है? कि गांधी जी नहीं होते आज़ादी पहले मिल जाती, या गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी की सज़ा कैंसिल हो जाती, या वो उनको बचा सकते थे। कई ऐसे मिसकंसेप्शन हमारे युवा पीढ़ी में आज भी हैं। ऐसा संभव ही नहीं था कि महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को कैंसिल करवा सकते थे। कुलदीप नैयर जी जो एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और हिस्टोरियन भी रहे हैं, गुजर चुके हैं अब तो, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में आए हुए थे। तो उनका लेक्चर था, तो लेक्चर देने के बाद प्रोफेसर अमरजीत सिंह जी जो आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डीन हैं, उन्होंने पूछ लिया सवाल कि डॉक्टर साहब एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। कुलदीप जी बोले हाँ बोलो अमरजीत। बोले क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी की सज़ा कैंसिल करवा सकते थे? बोले ये बात आप पूछ रहे हो मेरे से? ये मैं वहीं था सेनेट हॉल में, मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैं स्कॉलर था। बोले अमरजीत जी आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं और आप पूछ रहे हैं, क्योंकि अमरजीत जी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर पकड़ रखने वाले नॉर्थ इंडिया के गणमान्य व्यक्तियों में से एक हैं, बहुत हाई लेवल के हिस्टोरियन हैं। तो बोले आपको पता है, आपने सारे डाटा अध्ययन कर रखे हैं, संभव ही नहीं था। बोले नहीं, मैं ये कुछ युवा पीढ़ी के लोग हैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि जब भगत सिंह को फांसी हुई मैं 7 साल का था। फिर उनकी आंखों में पानी आ गया और उन्होंने बताया कि स्टेट क्या है आपको पता होना चाहिए, राज्य क्या है आपको पता है। जब राज्य औपनिवेशिक है और पूरी दुनिया में उसका सूर्यास्त नहीं होता, कॉलोनियल पावर है, उसके पास सारे सामर्थ्य है, राष्ट्र आंदोलन के पास है क्या? आप डंडों से मशीन गन का सामना करोगे क्या? और रही बात भगत सिंह की फांसी की सज़ा कैंसिल करवाने की बात, तो गांधी जी ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी हैं। उनका प्रिंसिपल अहिंसा है। भगत सिंह हिंसा का सहारा ले रहा है, तो वो क्रांतिकारी मूवमेंट को स्वीकार ही नहीं कर रहा और उसको मानता भी नहीं है। जब हिंसा को स्वीकार नहीं कर रहा तो हिंसा के द्वारा किए गए कार्य के खिलाफ वो ब्रिटिश से कैसे डिमांड करेगा कि इसको छोड़ दे। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ, घटनाक्रम क्या हुआ। 5 मार्च को गांधी इरविन के साथ गांधी जी का समझौते के तौर पे गए थे। उससे पहले कांग्रेस के लीडरों ने ये गांधी जी को कह के भेजा था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सज़ा को आपको समझौते की शर्त के तौर पे रखना है, और अगर समझौता के शर्त के तौर पे आप रखोगे तो इन तीनों की फांसी की सज़ा कैंसिल करवा के उम्र कैद में तब्दील करवानी है। ये समझौते की शर्त के तौर पे रखना है आपको। अगर ये नहीं रखते तो समझौता ही नहीं करना। ये बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने महात्मा गांधी को कह के भेजा था, यहाँ तक कि सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भी। गांधी जी बोले ठीक है। गांधी जी चले जाते हैं। 5 मार्च को समझौता होता है और समझौते की सारी शर्तें तय हो गई, साइन हो गए। जैसे ही लॉर्ड इरविन उठ के जाने लगते हैं तो महात्मा गांधी उनको बोलते हैं कि मिस्टर इरविन 1 मिनट, मेरी एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है। तो इरविन साहब वापस बैठ जाते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ बोलो मिस्टर गांधी। तो वो गांधी जी कहते हैं कि मैं और मेरे देश की जनता और कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस ये चाहती है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सज़ा कैंसिल करके ताउम्र कारावास में तब्दील कर दी जाए। तब लॉर्ड इरविन ये बात कहते हुए उठ जाते हैं कि ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है, इसका फैसला इंग्लैंड की संसद में बैठे हुए लोग लेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं और समझौता होने के बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सबसे पहले सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू ने यही प्रश्न पूछा था गांधी जी से कि भगत सिंह का क्या रहा। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने उनको समझौते की शर्त के तौर पे नहीं रखा, मैंने व्यक्तिगत तौर पे रखा था, जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तब गांधी जी को ये बात कहते हैं सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू कि इस बात के लिए आपको भारत की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। तो वो कहते हैं कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ, मैं समझौते की शर्त के तौर पे नहीं रख सकता था। तो गांधी जी को वो कहते हैं कि समझौता ही ना करते। बोले ना करते, जो मैं लेके आया वो भी नहीं मिलता, क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल है। उदाहरण देता हूँ इसका कि किस प्रकार से एक बकरी बंधी है, बकरी को भूख लग रही है और बकरी के सामने घास पड़ा है
और मालिक उसका डंडा लिए बैठा है। बकरी जैसे ही घास खाएगी, मुंह पे डंडा लगेगा तो क्या घास खा लेगी बकरी? कभी नहीं खा सकती। आज़ादी वो घास है, बकरी वो भारतीय हैं, डंडा वो अंग्रेज़ों का है, लेके तो देखो कोई। तब गांधी जी यहाँ पर हमें एक सशक्त राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ और नैतिक पहलू वाला हमें व्यक्ति नज़र आता है। और महात्मा गांधी के विषय में जितने भी बात कही जाए उतनी ही कम रहती हैं। बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके उदाहरण सहित आप समझ सकते हैं। कोई आप लोगों के दिमाग में गांधी जी से संबंधित कोई प्रश्न जो पूछना चाहते हो तो उसका मैं स्वागत करूँगा। ऐसा सर जी, गांधी जी के बारे में आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, और 42 का मूवमेंट है ना, मैं भी कई बार ये सोच रहा था कि वो करो या मरो कह रहे हैं तो सिद्धांत से दूर ही हो रहे हैं। तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं थोड़ा आपसे रिसेंट वो बात करूंगा कि गांधी जी 1924 में कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य बने थे और बेलगाम अधिवेशन में वो अध्यक्ष एक ही अध्यक्ष बने थे, एक ही कांग्रेस के 24 में। हाँ 24 में बेलगांव में। हाँ बिल्कुल यही बात। बेलगांव मैंने सिर्फ आइडियोलॉजिकल बात की है, फैक्ट फिगर कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आइडियोलॉजी पे था। तो फैक्ट फिगर मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि फैक्ट फिगर तो गांधी के बारे में जितने कहे जाए उतने ही थोड़े हैं। उनके एक एक दिन को लेखनीबद्ध किया गया है, यहाँ तक कि लुई फिशर जैसे लोग एक हफ्ता ही उनके साथ रहे थे और उन्होंने बुक लिख दी थी, ये वीक विद गांधी, तो 7 डेज विद। हाँ, तो फिर भी उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। तो गांधी जी के बारे में अगर कुछ और पूछना हो आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं। मैं वैसे आपसे चर्चा कर चुका हूँ। जी सर। इसी में भगत सिंह वाले मामले में जी सर, क्या भगत सिंह माफी के लिए खुद भी तो नहीं, गांधी उन्होंने तो लेटर भी लिख दिया था भगत सिंह जी ने कि हमें फांसी दिलाने का प्रयास भी मत करना, हमें फांसी वो क्या नाम, हाँ माफ कराने के लिए प्रयास मत करना। और गांधी जी को उन्होंने पत्र लिख दिया था। हालांकि भगत सिंह चाहते भी नहीं थे कि हमारी फांसी की सज़ा कैंसिल हो, क्योंकि जो उनका उद्देश्य था और जो वो संदेश देना चाहते थे और ब्रिटिश को सुनाना चाहते थे वो असफल हो जाते। उनका मोटो ही ये था। तो आज भगत सिंह और अगर माफी मिल जाती तो माफी वीर सावरकर में फर्क क्या है? अब देखिए, इस आपने ये बड़ा अच्छा एक बुक लिखी है जिन्ना एक पुनर्दृष्टि, वीरेंद्र कुमार बरनवाल ने, उसमें स्पष्ट लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना 1935 तक उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितना भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी हैं। जिन्ना कॉमनल कब हुआ, सांप्रदायिक कब हुआ? 1937 के इलेक्शन के बाद या 1935 के एक्ट के बाद, जब उनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। भगत सिंह की फांसी के मामले में जितना डिफेंड भगत सिंह को मोहम्मद अली जिन्ना ने विधानसभा और विधान परिषद में किया है और किसी व्यक्ति ने नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना तो ये भी पूछता है ब्रिटिश से कि ऐसी क्या जल्दी लग रही थी आपको, ऐसा क्या हो रहा था कि उसको किसी न किसी मुकदमे में फंसाने के लिए और फांसी तोड़ने के लिए आप इतनी जल्दबाजी में हो रहे थे। और सीआईडी का जो डायरेक्टर है उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एक टाइम ऐसा आ गया था कि भगत सिंह महात्मा गांधी के मुकाबले से ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में शामिल हो गए थे। हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर बच्चे की ज़बान पर भगत सिंह नाम गूंजने लग गया था। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, भगत सिंह की अपनी विचारधारा है, वो रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, वो हिंसा का समर्थन करता है, स्टेट को ओवरथ्रो करने की बात करता है कि इसको हटाओ किसी भी तरीके से। महात्मा गांधी ये कहता है कि मैं अहिंसा को नहीं छोड़ सकता। हर आदमी का एक नैतिक पहलू होता है, उस नैतिक पहलू के जिसको हम आप देसी भाषा में कहते हैं बोले मानस सारा भी तो कोई चीज़ होती होगी, तो बोले हर इंसान का अपना नैतिक पहलू होता है और मेरा नैतिक पहलू मेरा अहिंसा का सिद्धांत है, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। भगत सिंह हिंसा कर रहा है, क्रांतिकारी मूवमेंट का है, मैं हिंसात्मक हूँ, मैं उसको स्वीकार नहीं करता और अपने वो सिद्धांतों से समझौता भी नहीं करता। इसीलिए उसने समझौते की शर्त के तौर पे उम्र कैद के बात नहीं रखता, भगत सिंह की फांसी की सज़ा को कैंसिल करने की बात नहीं कहता। और हाँ जी, मैं कुछ
आपने जितनी जानकारियां हमको दी जी सर। वास्तव में बहुत ही मूल्यवान, बहुत कीमती। और आज क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में वही अच्छी बात कहनी थी जी वो सब आपने बताई। जी सर। एक आलोचना का शब्द आपने जरूर बीच में जोड़ा भी, कुछ नेशनलिस्ट उसकी आलोचना करते हैं इस बात के लिए उस बात के लिए, लेकिन कोई बात आपने जोड़ी नहीं, अच्छा किया। लेकिन आपकी सारी जानकारियों में जो ये गांधी इर्विन पैक्ट के बारे में आपने कहा है, इसमें मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है जी। आप जो ये जानकारी दे रहे हो ये हो सकता है किसी एक इतिहासकार ने लिख दी हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू लिखा गया और वो ये लिखा गया कि इर्विन ने खुद ये बात कही कि मैं अचंभित था कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह राजगुरु की फांसी की माफी के लिए कोई दरखास्त नहीं की, और अगर ऐसा किया होता तो पहले ही प्रथम रूप में ही हम इसको स्वीकार कर लेते और पूरे हिंदुस्तान की वाहवाही लूट लेते। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया बात कही। आप एक पक्षी, मेरे पास इसका जवाब है, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, और इस बात का मुझे पता था क्योंकि एक ये जैसे आपने कही कि मैंने किसी इतिहासकार के माध्यम से आपको ये जानकारी दी या कहीं भी, आपने ठीक कहा। हर इंसान किसी लेक्चर से, बुक से या डॉक्यूमेंट से पढ़ के और आइडियोलॉजिकल रूप से विचार निकाल के ही वक्तव्य देता है। जहाँ तक आपने कहा कि इर्विन ने ये कहा कि अगर गांधी जी रख देते तो हमें पहली कलम से ऐसा करना पड़ता। मैंने अभी आपको एक बात बताई, शायद आपने उसको सुना नहीं। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए अपने ज़मीर को ही अलाउ नहीं किया कि समझौते की शर्त के तौर पे रखूं, उसने रखा ही नहीं। दूसरी बात, इस काम के लिए इर्विन ने ये बात वर्बली कोटेड है बाकायदा, इर्विन ने ये बात कहते हुए वहां से उठे थे कि जब व्यक्तिगत रिक्वेस्ट गांधी जी ने की कि मिस्टर इर्विन, मैं और मेरी कांग्रेस और मेरे देश की जनता चाहते हैं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी की सजा कैंसिल करके ताउम्र में तब्दील कर दी जाए, तो समझौते की शर्त के तौर पे रखा जाए या व्यक्तिगत रिक्वेस्ट के तौर पे रखा जाए, दोनों में बहुत अंतर है। गांधी जी ने एक पहलू तो किया, अगर इर्विन को रखना ही था और उनको कैंसिल करना ही था तो उसके अपील के आधार पे भी किया जा सकता था। अब समझौते की शर्त पे नहीं रखा, ये बात इर्विन को भी पता थी, क्योंकि गांधी जी किस लेवल के आदमी है और किन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं ब्रिटिश अच्छे से जानती है। आंदोलन क्या, उसकी नमज ही खत्म हो जाती। आप एक बात देखिए, जैसे उन्होंने बताया एक सेशन को ही अध्यक्षता दी थी गांधी जी ने, उसके बावजूद मैंने आपको एक बात बताई थी कि कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य कभी नहीं रहे, चवन्नी लाग्याकृति भाभी कौन थी, और फिर भी 1920 से लेकर 42 तक पूरी कांग्रेस को अपनी डोमिनेटरी में चला रहा है और ब्रिटिश सरकार चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। तो आप ये देखिए कि उसके सिद्धांतों को ब्रिटिश भी जानती है। सिद्धांतों से समझौता हो गया तो उसकी आलोचना तो ऑटोमेटिक ही ब्रिटिश कह देगी कि यहाँ तो आप कुछ कह रहे हैं, यहाँ कुछ कह रहे हैं। ये अलग बात है कि तीनों आंदोलन में वो कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक में और चीजों में बदलाव लाने का प्रयास करता है और सफल भी होता है, और ब्रिटिश उसको स्वीकार भी करती है, ये हकीकत है। लेकिन समझौते की शर्त के तौर पे गांधी जी रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसको अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता, जो कि उन्होंने नहीं किया, और इसीलिए गांधी गांधी है, भगत सिंह भगत सिंह है। जिस प्रकार से भगत सिंह ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया तो गांधी ने भी नहीं किया। सुभाष बोस के बारे में पिछले संडे को मैं पहली दफा आया था और भगवान दत्त जी ने बहुत बढ़िया स्पीच दिया था सुभाष बोस के बारे में। मेरे सवाल जहन में 3 सवाल थे कि पहला सवाल तो ये था कि सुभाष बोस भारत की आज़ादी की बात कर रहा है और मदद ले रहा है हिटलर से। अब चाहे जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, है तो दोनों ही साम्राज्यवादी ताकतें हैं, एक के हाथ से निकले दूसरे के हाथ झोली में जा गिरे, तो वो स्टालिन से क्यों नहीं मदद ले रहा, जबकि वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है और उसके देश का सिस्टम भी समाजवाद से प्रभावित है। उसका जवाब ये था, स्टालिन भी भारत की आज़ादी के उतने ही खिलाफ था जितना कि इंग्लैंड, इसीलिए नहीं, सुभाष बोस ये बात जानता था, इसलिए उसने उससे मदद नहीं ली, बल्कि उससे ली दोस्त का दोस्त दुश्मन, वो दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। सीधी सी बात है। एक सवाल ये आता है कि सुभाष बोस ने बाहर जाके प्रयास क्यों किया, यहाँ भी तो कर सकता था। सीधी सी बात है।
इसका जवाब ये है कि बाहर जाके प्रयास करना कोई गलत नहीं था। सुभाष बोस ने कोई गलत काम थोड़ी किया था। उससे पहले भी तो बहुत गए हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और दुनिया जान के लोग काम कर रहे थे। स्वयं महात्मा गांधी भी तो बाहर जाके आंदोलन। दूसरी बात, सुभाष बोस ये जानते थे कि यहाँ का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको जो लीडरशिप मिली हुई है महात्मा गांधी की, और जिस सिद्धांतों में महात्मा गांधी काम कर रहा है वो सिद्धांत सुभाष बोस के नहीं है, और उसके सिद्धांतों को ब्रिटिश सरकार और स्टेट सरकार भी नहीं करेगी। चलने कितने, भगत सिंह को कितना लंबा चलने दिया, चंद्रशेखर आजाद को कितना लंबा चलने दिया। हिंसा करेगा स्टेट के खिलाफ तो स्टेट उसको दबाएगा, डबल हिंसा से दबाएगा, और स्टेट के पास सामर्थ्य है, हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो गुलाम हैं। गुलाम आदमी मालिक के सामने कितना बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि मालिक मार देगा, सीधी सी बात है। हम तो गुलाम थे। और ये चीजें ये तीनों ही लीडर जानते हैं कि हमारे देश की जनता का सामर्थ्य क्या है, राज्य का समर्थन क्या है, सामर्थ्य क्या है, और इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बनाना है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट उससे पहले भी हुए हैं, भगत सिंह से पहले बहुत बड़े बड़े शहीद हुए हैं, खुदीराम बोस है, जतिन दास है। इतने 67 दिन की भूख हड़ताल, एक अन्न का दाना अंदर ना जाए, वो आदमी जिंदा रह रहे हैं। जतिन दास की तो शव यात्रा में 5 लाख 7 लाख लोग हुए थे, CID की रिपोर्ट है सर। तो वो बलिदान कम थोड़ी है भगत सिंह से। लेकिन आप ये देखिए, कोई भी लीडर मास लीडर बनता है वो ऐसे नहीं बनता, वो एक अपने सिद्धांतों से, विचारधारा से बनता है, और उसका उद्देश्य ब्रॉड लेवल का होता है, छोटे लेवल का नहीं होता। छोटे लेवल से पहले की बात करें तो कांग्रेस से पहले कई संगठन रहे थे जिन्होंने एक प्रयास किया था, अपने स्थानीय स्तर पर थे, उनको सफलता कितनी मिली। कांग्रेस के रूप में जब सामने आता है ना राष्ट्रीय आंदोलन, तो ब्रिटिश कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन को स्वीकार करती है, और ब्रिटिश मानती है कि भारत में एक है। इसको कमजोर करने के लिए तो मुस्लिम लीग को आगे किया था, डिवीजन धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सारे प्रयास किए ब्रिटिश ने, सफल कितने हुए। हमारे लीडरों का मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने एक अच्छी सोच के तहत कार्य किया था। ये अलग बात है कि देश अभी भी जाति और धर्म के पचड़े में पड़ा हुआ है। और कोई सवाल हो तो जरूर। हाँ जी, गांधी जी को संविधान में सलाह नहीं ली गई जी, संविधान निर्माण में। नहीं तो दूसरी किस्म का संविधान होता हमारा, जो गांव लेवल से बनता कि हम गांव में ये पावर होगी। प्रजा है ना, यहाँ जो प्रजा है वही मुखिया है। इसका मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। संविधान के मामले तक गांधी जी एक बिल्कुल सम्माननीय व्यक्ति के तौर पे अलग बैठे भजन कीर्तन करने वाले, जिस तरह आप घर में बुढ़ा आदमी कौन कहते हैं राम के नाम ले रैश कर, उसी रूप में थे। लेकिन आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसका जवाब मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच ये डिबेट चलती है कि भारत का विकास किस रूप में किया जाए आज़ादी के बाद। जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी रोमांसवाद से प्रभावित है और 5 ईयर प्लान से प्रभावित है, जिसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, जो आज भी चली आ रही है। वो भी नेताजी की। लेकिन सरदार पटेल इसके समर्थन में नहीं थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच काफ़ी बहस चलती है, कई बार उनमें लंबी बहस हो जाती है, और जिसमें दोनों गर्म भी हो जाते हैं, गुस्से में भी हो जाते हैं। सरदार पटेल कहते हैं कि हमारा सिस्टम इंडिजीनियस है, ग्रामीण तबका है हमारा, 85% लोग गांव में रहते हैं, उनको 5 ईयर प्लान जिसको विकसित देश कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर दोगे, क्योंकि हमारा ग्रास रूट लेवल उस लेवल के लिए तैयार नहीं है। पहले हम उसको उठाने की बात करेंगे, बाद में 5 ईयर प्लान पे चलेंगे। जब तक सरदार पटेल जिंदा रहे तब तक 5 ईयर प्लान भारत में लागू नहीं करवा पाया जवाहरलाल नेहरू। जैसे ही सरदार पटेल गए उसके बाद लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी रोमांसवाद से प्रभावित है, बाहर पढ़ा हुआ अमीर घराने से था, सारी चीज़ें ऐश्वर्यमयी देखी हुई थी, तो उनके लिए तो ग्रास रूट लेवल पे वही चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी जो हम ऊपर से डालेंगे, ऐसा था। लेकिन वास्तव में नहीं था। सरदार पटेल ये चाहते थे कि हमें अपनी ग्रास रूट लेवल की आधारभूत चीज़ों को, उसके प्रोडक्शन को, और जिसको हम डोमेस्टिक क्राफ्ट इंडस्ट्री बोलते हैं, सकल घरेलू जो उत्पाद है उसको लागू करके, उसको विकसित करके हम विकास करेंगे, ऐसा चाहते थे। हुआ नहीं है। जी सर, और कुछ? हाँ सर। आज के दैनिक भास्कर में आया हुआ है एसिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए, तो उन्होंने किसी एडिटर को, जो मशहूर एडिटर थे, उनको रिक्वेस्ट की कि आप एडिटर इसको एडिटोरियल,
तो बोले मैं लिख दूंगा, लेकिन वो एक कोमा भी आप चेंज नहीं कर सकोगे उसमें से। मतलब ठीक है, तो उसने तो उन्होंने काफी प्रेज की महात्मा गांधी की, जबकि गोपाल गोडसे ने क्रिटिसाइज किया। दूसरे एडिशन निकाला बुक का, तो उसमें वो एडिशन नहीं लिया गया। अब इसका मैं एक हिस्टोरियन हुए दामरी लेपियर और कॉलिंस, उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट बुक लिखी है, आधी रात की आज़ादी हिंदी। हाँ, महेंद्र जी जानते हैं अच्छे से। उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारने से पहले किस प्रकार की ट्रेनिंग ली, और एक एक मिनट की वो उसमें डिटेल देता है, लिखा है उसने, लेपियंस ने और कॉलिंस और लेपियर ने लिखा। वो बताता है कि नथुराम गोडसे ने कितना प्रयास किया महात्मा गांधी को गोली मारने, हालांकि वो 2-3 प्रयास पहले असफल भी रहा। वो दिन में टीवी में भी आया। नहीं कोई बात नहीं, बोलने दो, सही करें, कोई सवाल है पूछो सर। दिन में टीवी में भी। हाँ, हालांकि नथुराम गोडसे उस रूम में कट्टर नहीं था, महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं था, जितना बाद में हुआ, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने अभी जब मेरी चर्चा चल रही थी और मैं उदाहरण दे रहा था और ये बता रहा था कि महात्मा गांधी के बारे में हमारी युवा पीढ़ी में आज भी मिसकंसेप्शन है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। जो चीज़ हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह की हो, राजगुरु सुखदेव की हो, या नथुराम गोडसे तक की हो, जो अपने आप को क्रांतिकारी या अपने आप को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा मानते हैं, ये सारी देन महात्मा गांधी की ही थी। महात्मा गांधी अगर आम आदमी को राष्ट्रीय आंदोलन से ना जोड़ता और उनको ये नहीं बताता कि आपका सामर्थ्य क्या है और आप क्या कर सकते हैं और संगठित होकर के हम किसी स्टेट से क्या करवा सकते हैं, तो वो गर्तबारी को निकल आ रहे। सही बात। उनने किए भी रहा था, अभी बाहर भी सड़क पर जाके वो कह रहे हैं, उनने तो नूड रहा था, अभी बाहर लिख तो अंग्रेज डंडे मारेंगे, भीतर घेर देंगे, गोली मार देंगे। ये ताकत महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत के बलबूते पे दी और लोगों को जागरूक किया। धन्यवाद। हाँ सर, आपने अभी कहा कि जितने फेमस इंडिया के अंदर गांधी हो चुके थे, उतने मुकाबले में सरदार भगत सिंह भी उसी मुकाबले में पहुंच चुके थे। हाँ, ये सीआईडी की रिपोर्ट थी, डायरेक्टर का कहना है। फांसी की सजा उसी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं है? नहीं सर, आप इसको एक नेगेटिव एंगल से देख करके बेशक कह सकते हो दिमाग की उपज, लेकिन अगर आप ऑल ओवर फिनोमेना देखोगे ना, वहाँ पर ये बात कहीं भी स्टैंड करती नहीं है, नज़र नहीं आती। कहने को तो मैं भी कह दूँ, गांधी जी को दिक्कत क्या थी रखने में? गांधी जी चाहते तो क्यों नहीं कर सकते थे? अंग्रेजों के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठ जाते, लोगों ने सड़क उतार लेंदा, अंग्रेज़ों की मजबूरी हो जाती फांसी की सज़ा कैंसिल करना। लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति विशेष को समझने के लिए ऑल ओवर फिनोमेना, उसकी विचारधारा, उसका कार्य, उसके टेक्निक, उसके तरीके सारे समझने पड़ेंगे। ये वही बात है कि एक आदमी मेरा आलोचक है, एक समर्थक है। समर्थक मेरे में बुराई नहीं देख रहा, आलोचक मेरे में अच्छाई नहीं देख रहा। इसका मतलब ये तो कौन कि दोनों ही गलत हैं। वो अपने नज़रिए से ठीक है, वो अपने नज़रिए से ठीक है। दैट्स ऑल। चाहता हूँ कि आप आए और अपने विचार रखें। आपका स्वागत। आदरणीय गुरुजनों व मित्रों, समय काफ़ी हो चुका है, 2-3 मिनट में ही अपनी बात पूरी करूंगा। आज के वक्ता ने प्रिंसिपल्स के आधार पर गांधीवाद के बारे में हमारे को बताने की कोशिश की। आज से पहले महेंद्र सिंह जी को भी एहसास होगा कि तारीखें, साल, किस साल को, किस तारीख को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ये तो ज़्यादा बताया गया, लेकिन उसके पीछे जो उसके अंदर थ्योरेटिकल बात थी या जो उसके अंदर उद्देश्य थे, उसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और आपकी जो शुरू में आपने कहा था कि मैं कुछ ऐड करके जाऊंगा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यहाँ तक की बात तो ठीक है, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा आज के दिन से जो शुरू हुआ है वो है कि गांधी को तो उस दिन मार दिया गया। आज गांधी के व्यक्तित्व को और गांधी की सोच को मारने की कोशिश चल रही है।
जी जी जी, ये उसे बचाने की जरूरत है। अभी हमारे यहाँ की चर्चा में भी हमारे दिमाग में ये सोच है, ये सवाल है कि क्या भगत सिंह की फांसी महात्मा गांधी बचा सकते थे? ये चर्चा शुरू कब हुई? ये चर्चा अब शुरू की गई है। अब की गई है। इसके पीछे कारण है। मेरी बात को मैं माफ़ी से पहले कह रहा हूं, कोई इसको अन्यथा ना ले। आप अपने आप से पूछिए, यदि भगत सिंह की फांसी ना होती तो शहीद आजम कहलाते? क्या भगत सिंह को वो दर्जा मिलता? क्या भगत सिंह जी की वो बात कि गोली से और इससे हम आदमियों को और मारेंगे, क्या वो भगत सिंह के अपने असूलों को ही ख़त्म करने वाली बात नहीं थी? जिन्होंने मुकदमे के दौरान कचहरी के अंदर ये चीज़ें बार बार की थी कि हाँ, ब्रिटिश शासन की खिलाफत करने के लिए हमने किया है। जो खुद कहते थे कि हमारी फांसी की सज़ा को कोई रोक मत लगाना। उसकी फांसी को चाहते तो रोक सकते थे, नहीं रोका। भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? क्या ये कंट्रोवर्सी का इशू है? ये नहीं है। अपने आप में ये कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है। अभी जैसे हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ तो लिखा गया, जो हमारे वक्ता ने बताया था कि इरविन ने कहा कि आपने प्राइवेटली बोला, ये बोला। दूसरी तरफ से उसी किसी हिस्टोरियन ने लिखा कि लॉर्ड इरविन ने कह दिया कि अगर मेरे सामने बात रखते तो मैं इसकी सबसे पहले हाँ भरता। तो मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि क्या हम इरविन की इस बात पे यकीन कर सकते हैं? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच कह रहा हो? ये भी एक पॉसिबल है कि वो इस गांधी को नीचा दिखाने के लिए कि गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इनके अलावा जो और लोग हिस्सा ले रहे हैं उनको डिच करने के लिए इसने मेरे आगे बात ही नहीं रखी, नहीं पता नहीं मैं तो क्या कर देता। उसकी बात को भी नहीं पूरी तरह माना जा सकता। ले दे के बात यहाँ तक आई कि क्या ये एक कंट्रोवर्सी गांधी के व्यक्तित्व को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है या सरदार भगत सिंह की शहादत अवॉइड की जा सकती थी, इस चीज़ के लिए की जा रही है? नहीं। दूसरी बात और मैं आप लोगों से कहता हूँ, उस पर भी विचार करना। बात वो भी बुरी है। जैसे हमारे आज के वक्ता ने बताया, इसी सीक्वेंस में अगर हम देखें कि 45-46 के बाद गांधी जी को एक माननीय सदस्य बनाकर छोड़ दिया। उनका काफ़ी हद तक स्वतंत्रता आंदोलन पे से नेतृत्व खत्म हो गया, पीछे हट गया, एक्टिव उनकी पार्टिसिपेशन नहीं रही। तो गांधी जी उससे हट गए या हटा दिए गए। करतार सिंह जी ने सवाल डाल के और भी उस चीज़ को पक्का साबित कर दिया कि इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान सभा बनी और जो संविधान पास किया गया उसमें गांधी जी की छाप कम दिखी। ये हमारे वक्ता की बात को इससे सपोर्ट मिली कि हाँ, गांधी जी को इसका मतलब 45, 46, 47 के बाद ये एक आर्गूमेंट है, उनको पीछे हटा दिया गया। गांधी जिस दिन देश में आज़ादी का तिरंगा फहराया गया, गांधी उस समारोह में शामिल नहीं थे, नोआखली में थे, बंगाल में। एक किस्म से लगता है कि गांधी जी ने अपने आप को इस चीज़ से विड्रॉ कर लिया कि जो मेरा आंदोलन था वो आंदोलन अब कामयाबी तक चला गया, आज़ादी के लिए लड़े थे, आज़ादी मिल गई। गांधी शासन का हिस्सा शायद नहीं बनना चाहते थे, शायद हो सकता है। इसी चीज़ को अगर आगे लेकर चलें तो यदि नथुराम गोडसे उस दिन वो दुर्घटना ना करते
तो ये भी संभावना है कि साल 6 महीने 2 साल के बाद गांधी इसी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन लिए खड़े होते हैं। जैसे भगत सिंह जी की यदि शहादत नहीं हुई होती, फांसी नहीं हुई होती, तो उनको शहीद आजम का दर्जा ना मिलता। इसी तरह अगर गांधी का ये ना किया गया होता तो हो सकता है इसी सरकार के खिलाफ साल 2 साल 3 साल के बाद गांधी ग्राम स्वराज के नाम पे कोई ना कोई आंदोलन लेके खड़े हो जाते। तो इन कंट्रोवर्सीज को हमें बैकग्राउंड में रखकर इन्हें अवॉइड करना है। और खतरा किस चीज़ का है, मैं सिर्फ 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हम सबकी जिम्मेवारी है उस चीज़ का हम प्रतिकार करें, उसका जवाब दें। आज मैंने एक व्हाट्सएप आया मेरे पास, एक कोई बच्ची है जैन, उसको क्या पढ़ाया गया कि 1946 से 1956 तक 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से 53 देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गए और उनमें किसी में नेहरू या गांधी नहीं थे। देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है कि अगर 54 में से 53 देश बिना गांधी के आज़ाद हो सकते हैं तो ये क्या शोर मचा रखा है कि गांधी ने आज़ादी दिला दी, गांधी ने आज़ादी दिला दी। इस चीज़ का खतरा है। मुझे उन्हें लिखना पड़ा कि 46 से पहले का अगर कोई देश आज़ाद हुआ हो तो बता दीजिए, नहीं हुआ। और 46 के बाद के जितने देश आज़ाद हुए 47 के बाद, उन सब ने गांधी की आज़ादी को ब्रिटिश शासन के आगे, जैसे हम कानून की किताब में करते ना जी, इस मुकदमे में फैसला हुआ था, मेरा भी ये फैसला है, प्रेसिडेंट की तरह दिखा करके आज़ादी ली है। तो चाहे ये दे वहाँ थे या नहीं थे, इनकी प्रेसिडेंट के कारण इनको आधार मानकर, गांधी नेहरू की उसको आधार मानकर आज़ादी दी गई है। उन बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप इस फिगर्स में मत जाइए कि 54 में से 53 देश बाद में बिना गांधी के आज़ाद हो गए। शुरुआत जिसने की, बाकियों को तो उसके मुताबिक उदाहरण दे दे के आज़ादी मिली है। एक खतरा तो ये है। और दूसरा खतरा है, एक रिटायर्ड फौजी हैं, बड़े सीनियर, नाम तो आप जान जाएंगे, वो टीवी चैनल्स पर आकर जब ये कहते हैं बिल्कुल झूठ है, दे दी हमें आज़ादी बिना नहीं, ये तो आप जो रोज यहाँ पर ये जो प्रार्थना करते हैं हम उसके खिलाफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को भी हमें ये बताना या समझाना पड़ेगा कि आप ये कहकर ताली मत बजवाइए। बिना खड़क बिना ढाल के आज़ादी मिली है। अभी हमारे वक्ता ने साबित किया कि गांधी के पास कुछ नहीं था, हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं था, उनके पास सत्ता थी, उनके पास ताकत थी, पैसा था, पुलिस थी, आर्मी थी, उनके पास हर तरह का हथियार था। गांधी ने 33 करोड़ आदमियों को, जिन्हें भूखे नंगे कहते थे, उन्होंने उनकी अंदर की भावना इतनी जागृत कर दी कि उनको एटम बम से भी बड़ा हथियार बना दिया, जिसके आगे उन्हें जाना पड़ा। तो ये कहना कि दे दी हमें आज़ादी, इस तरह के लोगों को भी सद्बुद्धि दे, इस चीज़ की हमें कोशिश करनी चाहिए। उन्हें हम इस चीज़ का उत्तर दें और समझाने की कोशिश करें कि ये चीज़ आप फैलाना बंद करें, इस कंट्रोवर्सी को बंद करें कि भगत सिंह की वो बड़ी थी या गांधी की वो बड़ी थी। ना भगत सिंह के बिना हमें आज़ादी मिली, ना गांधी के बिना आज़ादी मिली। और ये तो 2 ऐसे नाम हैं जो आप और मैं जानते हैं। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बेनाम इस देश के लिए या जेलों में मर गए, या सड़कों पर मर गए, या आंदोलन में मर गए, और आज तक जिनके परिवार को भी कोई पूछने वाला नहीं। उन लोगों की कुर्बानी को या किसी की भी कुर्बानी को ये कह के छोटा मत करो कि हमारे 54 में से 53 देशों को आज़ादी बिना गांधी या नेहरू के मिली है।
तो गांधी के विचार को और गांधी के व्यक्तित्व को मरने से बचाना है। इसके ऊपर ये जो हमला है, इसी तरह की विचार गोष्ठियाँ करके और यही अहिंसक तरीके से, दूसरे को समझाने के तरीके से, दूसरे को मनाने के तरीके से हमने कोशिश करनी है। आप सबने इतना समय दिया, इसका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्तव्य से सचेत किया है कि निठल्ले, निकम्मे और अप्रजातांत्रिक ढंग से जो लोग आज गांधी जी के व्यक्तित्व और विचारों को नष्ट करने जा रहे हैं, इस तरह के लोगों से सचेत होने की आवश्यकता है और हम गांधी जी के विचारों को, सत्य और अहिंसा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जो कि एक ग्रुप फोटो भी ले लेंगे।